सातवें भाव का मुख्य उद्देश्य विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर के है। वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने वाले कुछ योगों के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। किसी भी भाव को भी बिगाड़ सकते हैं। तो एक बार पुनः चर्चा करता हूं मैं आप लोगों को। विवाह और वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने वाले योग कौन कौन से हो सकते हैं। चाहे नोट ही कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद कुंडली पे ही चलना है। वैवाहिक जीवन के खराब रहा अच्छा रहा एनालिसिस ही करना होगा। उसी एनालिसिस में नई नई चीजें आएंगी, उसको नोट करते रहेंगे। पहली चीज है क्या, वैवाहिक जीवन को कौन सी चीज खराब कर सकती है। जहां सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए, मंगल दोष पर। तो लिखिए, वैसे हेडिंग डाल दीजिएगा, वैवाहिक जीवन को खराब करने वाले दुर्योग या कारण। पहला कारण, पहला कारण, पति पत्नी में से एक का मांगलिक होना, दूसरे का नान मांगलिक होना। एक का मांगलिक होना, दूसरे का गैर मांगलिक होना। सेकंड, स्त्री का जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा होना। किसी स्त्री या कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो यह अपने आप में ही उसके दाम्पत्य के लिए एक खराब योग है। पहले भी इसे लिखाया हूँ, लेकिन आप लोग याद नहीं कर पाते। शंख पुष्पी पीजिए, याद रहे। स्त्री का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होने से भी कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी। अब ऊपर से और कोई योग मिल जाएंगे तो वो एक प्रबल कारण बन जाएगा। दूसरा, स्त्री की कुंडली में शनि चंद्रमा का योग होना। ये दोनों छोटे कारण हैं, और अन्य कारण मिलेगा तो कारण बड़ा बन जाएगा। अगला, सातवां, सातवें भाव में बैठा ग्रह, सातवें भाव में बैठा ग्रह कौमा सप्तमेश और कारक। और कारक, पुरुष के लिए शुक्र, स्त्री के लिए बृहस्पति। कारक, अगर उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, इसमें से जितनी अधिक बातें लागू होंगी, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, नीच हो, अस्त हो, नीच हो, अस्त हो, विष नवमांस में हो, मृत्यु भाग में हो, एक से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, पाप कर्तरी में हो, छठे आठवें या बारहवें भाव में हो, तो वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट,
नवमांश कुंडली का लग्न और चतुर्थ भाव पीड़ित हो। ये तब देखना है जब लगन कुंडली में संकेत मिले कि खराब है तब। नवमांश कुंडली का लग्न व चतुर्थ भाव पीड़ित हो। नेक्स्ट। सप्तम भाव में छठे आठवें या बारहवें का स्वामी गया हो, ये भी एक कारण बनेगा। अब यहाँ पे अगर सूत्रों की बात करेंगे ना, सब अलग अलग लिखेंगे तो कई सारे सूत्र हो जाएंगे। पांचवें भाव तक के पीडीएफ को मैंने मेंटेन कर दिया है, और सब में 50 से ऊपर ऊपर सूत्र हैं, 50 है, किसी में 55 है। पांचवें तक, चौथे तक पहले मेंटेन था। आज पांचवा कंप्लीट किए हैं, 4-5 दिन में पूरा कंप्लीट करके पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को। पहले से दे देंगे तो बहुत ठीक भी नहीं है, जाते जाते विदा करते करते देंगे आप लोगों को। अभी से पा जाएंगे तो सोचेंगे सातवें भाव का सूत्र वाला पीडीएफ मिल गया, आप क्लास लें या ना लें, आलसी हो जाएंगे ना। तो ये सारी चीजें हैं, अभी कुंडली देखेंगे। अब कुंडली देखते हुए कुछ और बातें मिलेंगी जब, तब उसको उसी समय नोट कर लेंगे, ठीक है। एक साथ सारी बातें दिमाग में आ नहीं पाती हैं, जैसे जैसे सम्मुख आएगा वैसे वैसे चलेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ मैं दे रहा हूँ, नोट करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे। 17 अगस्त 1988। 17 अगस्त नहीं है, अक्टूबर है। 17 अक्टूबर 1988, 12:02। देवरिया, उत्तर प्रदेश। शेफाली जी नोट करिए, 17 अक्टूबर 1988, 12:02, देवरिया। इसमें दाम्पत्य का विश्लेषण करना है। शादी नहीं हो पा रही है, पहला तो यही आपको निकालना है। देखिए, जो विवाह को तोड़ने वाले योग होते हैं वही योग कहीं ना कहीं विवाह ना होने में भी भूमिका निभाते हैं। यानी विवाह ना होना या होके टूटना, दोनों में सेम चीजें आती हैं। दूसरा, आपको विवाह प्रतिबंधक योग के कुछ सूत्र दिए गए थे, वीडियो भेजा गया था, उनको भी देखिएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, विवाह नहीं हुआ अभी तक, मांगलिक होना एक मुख्य कारण होता है विवाह ना होने का। तो यहाँ पर यह है मांगलिक, पहला कारण यही बनेगा। दाम्पत्य सुख में बाधा देता है ये, ऐसा नहीं है विवाह होके ही तोड़ेगा, इसका काम है दाम्पत्य सुख को वंचित करना। अब विवाह के बाद डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा कराए तो भी वंचित है, ना होने दे तो भी वंचित ही है। दूसरा, मंगल एक कारण हुआ, अब अगर कोई और कारण मिलेगा तो वह भी छोटे छोटे कारण अब असर कर जाएंगे। देखिए, छोटे छोटे कारण मिलके बड़े कारण, बिग फैक्टर बनेंगे। मंगल ने स्पष्ट किया, अब शनि चंद्रमा का विष दोष, ये भी एक कारण
बन गया। ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था शनि चंद्रमा का विषदोष, लेकिन अब पर्याप्त हो गया क्योंकि मांगलिक भी है कुंडली, इसलिए अब ये पर्याप्त होने लगा। दूसरा, सप्तमेश जो बुध है ना, ये दो क्रूर ग्रहों से इन्फ्लुएंस्ड है। सप्तमेश बुध पर मंगल और शनि की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन गुरु की दृष्टि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक शुभ ग्रह देख रहा है और दो क्रूर ग्रह देख रहे हैं। मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया लगन कुंडली से कि इनको वैवाहिक सुख का अभाव है। इस कुंडली पे प्रिडिक्शन के पहले बातचीत करते हुए मैं पहले इनसे पूछता कि भैया विवाह हो गया है कि नहीं। ठीक, ये कहते तब खुद एडमिट करते नहीं हुआ है, तो आइडिया मिल जाता कि ये जो योग बन रहे हैं ये विवाह में देरी करा रहे हैं। और अगर ये विवाह हो चुका होता तो ये बताते कि विवाह टूटने के कगार पर है, क्योंकि यहाँ पर विवाह होने के बाद भी दिक्कत नजर आ रही है। अब ये जो सारे योग मिले, इसकी पुष्टि करने के लिए मैं नवमांस में जाऊंगा, क्योंकि लगन कुंडली की प्रॉमिसिंग जो है वो नवमांस से पता चल जाएगी, क्योंकि अंदर की बात नवमांस बताएगा। नवमांस जो है लगन कुंडली में जो दिख रहा है विवाह के लिए, उसकी कंफर्मेशन देगा। लग्नेश नीच का है, लगन में नीच का ग्रह या लग्नेश का नीच होना किसी भी वर्ग कुंडली में परेशानी तो देता ही देता है। लग्नेश हो गया है नीच का, तो यहाँ से ये जो बातें निकल के आ रही हैं और भी पुष्टि हो रही है। दूसरा, चौथे भाव पर क्रूर ग्रह शनि की भी दृष्टि है। लगन और चतुर्थ मुख्य होता है वैवाहिक सुख के लिए। ये जो दूसरा भाव है ये जीवन साथी के वाणी का होगा, तीसरा उसके पराक्रम का होगा, लेकिन चौथा वैवाहिक सुख भाव है। तो नौमांस से कौन सा सुख देखेंगे? वैवाहिक सुख ही देखेंगे। जीवन साथी की बुद्धि यहाँ से देखेंगे, ससुराल को यहाँ से देखेंगे, जीवन साथी का व्यक्तित्व शरीर यहाँ से, और जो ससुराल के लोग हैं वो नौमांस के सप्तम से। तो यहाँ पे गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, यानी इसीलिए विवाह नहीं हो रहा है। या हुआ होता तो अब तक टूटने की भी स्थिति आती। लग्नेश भी छठे भाव में है, सूर्य नीच का है, सातवें भाव पर तीन क्रूर ग्रह की दृष्टि है, राहु की है, मंगल की है, शनि की है। तो अकेला चंद्रमा जो शुभ ग्रह देख रहा है ये इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीन क्रूर ग्रह की दृष्टियों को अकेले चंद्रमा नहीं हैंडल करेगा। बुध पे गुरु की दृष्टि अकेले नहीं हैंडल कर पाएगा, क्योंकि दो दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। तो विवाह में देरी का कारण यही है। अब अगर दशा देखी जाए, बताना ही हो कब हो सकता है, तो दशा भी देखनी पड़ेगी। उचित दशाएं मिलें, क्योंकि 88 का जन्म है, 35-36 साल आयु हो गई है। मंगल में राहु का अंतर चल रहा है। मंगल की महादशा में राहु का अंतर जुलाई तक है। फिर जुलाई 2024 के बाद मंगल में गुरु का अंतर आएगा। मंगल की सप्तम पर दृष्टि है, गुरु की सप्तमेश पर दृष्टि है, और गोचर में भी गुरु सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहा है। आज की तारीख में बृहस्पति वृषभ राशि पे गोचर कर रहा है, और वृषभ राशि पे गोचर करेगा तो कुंडली के सप्तमेश पे दृष्टि डालेगा ना। हिरेन जी, बात समझ में आ रही है ना?
तो यानी गुरु में जो मंगल में जो गुरु की अंतर्दशा आ रही है, इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो गुरु जो है कुंडली में भी सप्तमेश को देख रहा है और गोचर में भी देखने जा रहा है, अंतर्दशा में भी आ रहा, यानी गुरु महाराज कृपा करेंगे तो विवाह हो जाएगा। दूसरा, अब इसमें प्रत्यंतर दशा भी देख सकते हैं। मंगल में गुरु में सप्तमेश कौन है? बुध है। तो मंगल में गुरु में सप्तमेश बुध का अंतर लीजिए। मंगल में गुरु में बुध यहीं पर आएगा, मंगल गुरु बुध 22 अक्टूबर 2024 से। और पूरा फ्रेम लीजिए शुक्र की अंतर्दशा तक, क्योंकि शुक्र भी विवाह कराता है। तो 22 अक्टूबर 2024 से 24 फरवरी 2025 तक के बीच का योग है। ये बीच में जो केतु का थोड़ा अंतर आएगा वो टाइम नहीं रहेगा, लेकिन इधर एक दशा प्रत्यंतर एक इधर करा सकती है। दूसरा, मंगल में गुरु चल रहा है तो नौमांश भी देख सकते हैं कि मंगल और गुरु का प्रभाव नौमांश में कहीं कुछ बन पा रहा है कि नहीं। गुरु लग्नेश नहीं है, ना लगन में बैठा है, ना मंगल लग्नेश है, ना लगन में बैठा है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी लगन पे आ रही है। किसी भी वर्ग कुंडली का फल लगन में बैठा ग्रह और लग्नेश दे सकता है। जैसे संतान का समय देख रहे हैं तो सप्तमांश के लगन में जो ग्रह बैठा हो और जो स्वामी हो, जिसकी दृष्टि हो, वो भी घटना दे सकता है। तो गुरु महाराज के हाथ में हर तरफ से दारोमदार है, गोचर से, अंतर्दशा से, नौमांश से। उपाय क्या इनको बताएंगे आप? अगर बताना रहे तो जो जो कारण है दे दीजिए। एक तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है, शनि के लिए दान करवा दिया जाए, मांगलिक का करा दिया जाए, मंगल का दान। अब कोई कहेगा मंगल कारक है तो क्यों दान कराया जाए? तो ना कराइए, कुंवारे रहिए, थोड़ा उसका कारकपन कम ही हो जाएगा। वैसे कारक होकर के क्या अच्छा दे रहा जब विवाह नहीं हो रहा है? तो मंगल का दान करा के मांगलिक का असर कम किया जाए, शनि का दान करा दिया जाए, इसकी दृष्टि कमजोर हो जाए, तब गुरु जो जोर लगा रहा है शायद काम कर जाए। राहु की भी दृष्टि है, चाहे तो कराए नहीं तो ना कराए, राहु की दृष्टि से विवाह में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये हो गया इस कुंडली पे। अब दूसरी कुंडली लीजिए, इसमें विवाह नहीं हो रहा था, ये था उपाय क्या था, प्रिडिक्शन क्या कब हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता, अब जैसे इनका गुरु का अंतर आएगा, गोचर में मिल रहा है नौमांश में, तो सबसे परफेक्ट टाइम वही है गुरु की अंतर्दशा में विवाह होना। लेकिन हो सकता है ना ही हो, क्योंकि ना होने के भी योग प्रबल है, इस कुंडली में प्रतिबंधक योग भी है ना। शनि चंद्रमा की युति, सूर्य नीच का होना, मांगलिक होना, सप्तमेश का क्रूर ग्रहों के साथ प्रभावित होना। तो जो होने की संभावना सबसे अधिक है वो बता दिया गया। अब लोग ट्रीट कैसे करते हैं पीयूष जी, कि आप ये टाइम देंगे, जो नहीं जान रहे एस्ट्रोलॉजी उनको लगता है अब आप बोले हैं तो उसी समय में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आपकी फॉल्ट। अब कुंडली में ही योग कमजोर है, या तो साफ साफ ना उम्मीद कर दिया जाए उनको, भैया परेशान ना हो, विवाह नहीं होगा। तो लोग तो आते हैं सलूशन जानने के लिए, निराश हो जाएंगे ऐसे बोलने पर। प्रकाश जी बोल दिया जाए कि चले जाओ हिमालय, जटाजूट रखा लो, क्या करोगे शादी करके? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगला व्यक्ति परेशान है, वही की समस्या है। तो संभावना, अगर इसमें योग थोड़ा अच्छे होते, नौमांस का जो है लग्नेश नीच का ना होता, कुछ और अच्छे कारण मिल जाते एक आध, तो कह दिया जाता हाँ पक्का हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मामला 50-50 हो जाता है। अब यहाँ 50-50 है, गुरु आएगा, हर जगह से प्रयास कर रहा है, ये भी प्रयास कर लें मंगल शनि को डाउन करने का, ताकि गुरु का पूरा बल लग जाए। नहीं हुआ तो सम फिर 6 महीना बाद आए, पंडित जी आप बोले थे
कि अगले साल तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आज एक लोग किए थे उनकी कुंडली बहुत कमजोर थी, बहुत खराब था। 8वें में सारे ग्रह थे, नौकरी का के लिए पूछे थे। तो बृहस्पति गोचर में दसम पे दृष्टि डालेगा, तो यही बताए थे 6 महीना या 1 साल पहले। तो अभी बृहस्पति मई में आया है, दृष्टि डाला है, अब वो आ गए। पंडित जी आप कहे थे नहीं लगा, हम ये भी कहे थे कि कुंडली बहुत कमजोर है। हम किसी को ऐसा नहीं कहते इसी समय में होगा, बता देते कमजोर योग है, इस समय ऐसे ऐसे होगा, तो संभावना है मिल जाएगी। कुंडली मजबूत होती तब तो मिल ही जाती। तो हम कहे ये भी बताए थे कुंडली कमजोर है, इसमें दरिद्रता के योग हैं, तो वो भी समझिए। अभी बृहस्पति आया है, अस्त है, उदय होगा तब वो ज्यादा काम करना शुरू करेगा। वृषभ राशि में बृहस्पति आया है, जिनकी कुंडली में जहां दृष्टि डाल रहा होगा उन सारी चीजों का फल देगा, लेकिन जब वो उदय हो जाएगा तब। तो हम कहे भैया क्या करें, कुंडली देख लिए तो नौकरी आपको दिला दें, आके कहीं चले ढूंढें। तब कहे नहीं पंडित जी, ये मतलब नहीं है, लेकिन मिला नहीं। हम कहे मिलेगा, उदय होने दीजिए बृहस्पति को। तो बहुत बार लोग जादू विद्या समझ लेते हैं कि अब ये पंडित जी को दिखा दिए हैं तो काम हो जाना चाहिए, जबकि ज्योतिष काम होने की गारंटी नहीं देता है, क्या वो बता देगा। चलिए लीजिए कुंडली, और इसमें बताइए आप लोग। 8 अक्टूबर 1934। 8 अक्टूबर 1934। समय है 17:30। आगरा। स्त्री की कुंडली है, फीमेल। वैवाहिक जीवन आपकी नजर में कैसा आ रहा है, देखिए एक नजर में। चलिए देखते हैं। 7वें भाव पे जाना है, लगन को देख लीजिए, लगन भी ठीक नहीं है, अष्टम में ही है। लग्नेश छठे में जाए, अष्टम में जाए, तो वह व्यक्ति स्वयं के लिए ही कहीं न कहीं आत्मघाती हो जाता है। अब हुआ क्या यहाँ पे, 7वें भाव को देखिए, भाव में नीच का ग्रह है, और सूर्य भी यहाँ पर है। ये क्रूर ग्रह है सूर्य, जो छठे का स्वामी होके बैठा है, लड़ाई झगड़े का स्वामी होकर के। खष्टेश का सप्तम में जाना, सप्तमेश का छठे में आना, इन दो घरों का परिवर्तन अच्छा नहीं होता है कभी भी। उधर से भैया चिद्ध विद्ध ना करिए, गोदक आदि ना करिए, या तो आप ही एक्सप्लेन करिए सब, नहीं तो सुनते जाइए। सप्तमेश जो है बुध है, वो भी गड़बड़ है, अष्टम में है। सप्तमेश और अष्टमेश का एक्सचेंज वैवाहिक जीवन के लिए कभी अच्छा नहीं है, ना कि सप्तमेश और खष्टमेश का अच्छा है। यानी 6 8 12 का 7वें से संबंध हमेशा परेशानी देता है। तो पहला कारण, भाव में नीच का ग्रह। दूसरा कारण, भाव में क्रूर ग्रह। तीसरा कारण, खष्टेश का सप्तम में होना। चौथा कारण, सप्तमेश का अष्टम में होना। अब नक्षत्र देख लीजिए। शुक्र महाराज हस्त में है, ठीक है, सूर्य हस्त में है, चंद्रमा हस्त में है, सप्तमेश बुध स्वाति नक्षत्र में है। तो यहाँ पर नक्षत्रों के माध्यम से कोई दुर्योग नहीं बन रहा है।
कालसर्प दोष भी है, राहु केतु से ग्रह बंधे हुए हैं। नौमांस कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है। लग्ने शुक्र है, सप्तम में मंगल के साथ है। दाम्पत्य जीवन इनका ठीक ना रहे, ऐसे सभी संकेत मिल रहे हैं। स्त्री की कुंडली है तो गुरु को कारक लेंगे, तो वो भी अष्टम में है। प्रेम का कारक शुक्र भी नीच का है, नीच का है तो कहाँ है, पति भाव में है। दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा नहीं रहा। इनका विवाह हुआ और इनको संतान भी नहीं हुई थी। ये परिवार के साथ ससुराल में रहती थी, पति ने एक दूसरा विवाह कर लिया था चुपके से, और उनको लेकर के अलग से अलग जगह फ्लैट में रहते थे। बात सबको पता भी चली धीरे धीरे। तो वहीं पर उसी के साथ रहता था, कभी कभार इनके पास आता था, समय समय पे समय निकाल करके इनके पास आता था और मार पीट करके चला जाता था। जब भी आता था तो कलह होता था। कोई दूसरा विवाह करके बैठा है तो कलह होगी ही। तो मतलब ये अपने ससुराल में अपना जीवन यापन की, पति ने दूसरा विवाह किया। 3-4 महीने में एक बार आ जाता था, लड़ाई झगड़ा मारपीट के चला जाता था। तो यहाँ पर ये जो सप्तम में मंगल शुक्र दिखा, यहाँ का सप्तम भी गड़बड़ है। नौमांस जो कि जीवन साथी का है, ये गड़बड़ हुआ। और लगन में भी यह योग बना तो सप्तम में ही बना। तो विवाह विवाह टूटा ही समझिए। अलग अलग समय पर अलग अलग 1934 की कुंडली है भैया। आज की कुंडली होती तो डाइवोर्स होता। उस समय की कुंडली थी तो अलग प्रकार से देश काल परिस्थिति के हिसाब से असर देता है। अब एक दूसरी कुंडली आपके सम्मुख है। इनके पिताजी विवाह, ये स्त्री की ही ले कुंडली है, कन्या की। इनके पिताजी विवाह के लिए काफी परेशान हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है। 29 मार्च 1995। समय है 16:25। जन्म स्थान है लखनऊ। विवाह भी हुआ नहीं है। विवाह के लिए इनके पिताजी प्रयासरत हैं, काफी प्रयास में लगे हैं। 29 मार्च 1995, 16:25, लखनऊ। लड़की को, इस कन्या को कोई लड़का पसंद भी नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी हैं। रिजेक्ट करने का कारण क्या होगा, प्रारब्ध में क्या है समझिए। तिवारी जी, एस के तिवारी जी, यहाँ पर विवाह अभी हुआ नहीं है। लड़की को लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं। विवाह में देरी का कारण और आगे वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या दिखती है। सब कुछ देख लीजिए, तब अनम्यूट करते हैं, किसी एक से जायजा लेते हैं। कुछ खराबी नजर आ रही है प्रथम दृष्टिया? खराबी तो नजर आ रही होगी, ठीक है। वीरेंद्र जी बोलेंगे आप? और इसमें पहला तो शुक्र शनि है 11th 7th हाउस में, और हम्म। जो षष्ठेश होकर 7th हाउस में गया है। हम्म। और और राहु की दृष्टि पर 11th 7th हाउस पे आ रही है। हम्म। और शुक्र शुक्र जो है, तो शुक्र शनि का जो युति है वो वही खराब हो रहा है एक्चुअली। और हम्म। चंद्र व्यय है जो 12th लॉर्ड है, चंद्र वो भी 7th हाउस में बैठा है। हम्म। और यहाँ गुरु भी सर यहाँ देखते हैं तो मैं ज्येष्ठा नक्षत्र में गुरु दिख रहा है, हम्म। जो नक्षत्र उग्र। है आपका उग्र नक्षत्र में है। हम्म। तो और
और जो चंद्रमा वे भी तो उग्र में है, पूर्वा भाद्र में। चंद्रा में पूर्व आता है, यस। शनि भी है उग्र में। सर ये भी है, मंगल भी है। कुंडली इसके साथ मांगलिक है, मंगल भी मांगलिक, उग्र में है। यस यस। बुध बैठा है, वो भी उग्र में है। वो बुध बैठे हैं, बहुत सारे उग्र नक्षत्र में है। और यहाँ विष्णु मास में अगर देखा जाए कोई तो अब वहां तक जाने की हाँ, जरूरत ही जरूरत नहीं ही है नहीं है। हीरेंद्र जी। यस। मतलब देखा जा सकता है देखने के लिए, लेकिन इतने पर्याप्त फैक्टर मिल रहे हैं कि वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लग्नेश भी सर 8th हाउस में है। हम्म। चलिए, जो भी अब सारे कारण को मैं यूटिलाइज कर देता हूँ, सब लोग सुनिए। यहाँ पर शनि बैठा है, सस्टेस होकर के है। अगर इस चीज को छोड़ भी दे, क्योंकि सप्तम का स्वामी होके सप्तम में है, तो भी ये कारण की खस्टेस होकर के है, वो थोड़ा सा कम असरकारी है। लेकिन शनि दूसरे माध्यमों से ज्यादा असर कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री की कुंडली में विष दोष ज्यादा असर करता है, तो विष दोष बन यस। गया है, ठीक। दूसरा, शुक्र और शनि की युति, ये जो है यथार्थ प्रेम को नहीं देती है। जैसे शुक्र क्या है, भोग है, और शनि वैराग्य है। इन दोनों की युति जो है, एक प्रकार से भोग और लग्जरी की इच्छाओं पे ग्रहण लगाता है। दूसरा, शनि चंद्रमा भी साथ ही है। तीसरा, ये इसमें जो सप्तमे शनि है, ये पूर्वा भाद्रपद में है, उग्र नक्षत्र में। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद उग्र नक्षत्र में। बुध जो तीसरा ग्रह यहाँ बैठा है, ये भी, अगर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब है योग। अगर सातवें भाव में तीन ग्रह उग्र नक्षत्र में आ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन चलने का योग ही बहुत कम है, या विवाह, मतलब किसी भी रूप में घटित हो सकता है। विवाह में अति विलंब होना, में होने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन ना चले, इस बात की पूरी संभावना है। क्योंकि 12वें में मंगल है, मांगलिक है, इसलिए ये सारे दोष और ओवर एक्टिव होके काम करेंगे। और वह मंगल भी नीच राशि का हो करके उग्र नक्षत्र में है। जो पति पत्नी के बीच का प्रेम है, बेडरूम है, शयन कक्ष है, वो 12वां भाव ही एकदम बिगड़ा है, अंगार बरस रहा है वहां पे, उग्र नक्षत्र के नाते। राहु की भी दृष्टि आ रही है। सिर्फ अकेला एक कारक बृहस्पति सही है, लेकिन वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तीक्षण में है। कोई ऐसे कारण नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर जो विवाह को सही रखें, नहीं मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे 10% पॉजिटिव चीजें मिल सकती हैं, 90 यहाँ पर निगेटिव फैक्टर्स हैं। नवमांस कुंडली के चौथे में मंगल शुक्र की युति, मंगल शुक्र जो है गड़बड़ कर देता है। नवमांस में है, चौथे में है। नवमांस का चौथा भाव पति का दिल है, हृदय है। हृदय में कोई और बसा है। लग्नेश तो ठीक है, दशम में है, यानी पति का जो काम काज रहेगा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन गड़बड़ हो जाएगा। एक जो देखा गया है, स्त्री की कुंडली में अगर शनि चंद्रमा हो ना, तो ऐसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। देखिए, कि जीवन में दुख मिलने का कारण ही यही होता है। सिर्फ वैवाहिक जीवन नहीं, कुछ भी, वैसे प्रैक्टिकली देखिए। इफ यू हैव मच मोर एक्सपेक्टेशंस इन योर लाइफ, देन यू विल रिग्रेट। अगर जीवन में उम्मीदें बहुत अधिक आप लगा लेंगे, तो बहुत दुख होगा। 400 पार का नारा ना रहा होता तो 200 जो मिली है उस पे इतना दुख ना होता। 300 का रहा होता तो मन में आता संतोष है। कहीं भी आप अधिक एक्सपेक्टेशन करेंगे, यू एक्सपेक्ट आपकी पत्नी हमेशा आपको प्राणनाथ, स्वामीनाथ, भगवान पलकों पे बिठा के रखेगी। विवाह के पहले खूब उम्मीद किए हैं कि पुत्र श्रवण कुमार बनेगा, खूब सोचे हैं, बच्चा हो गया, उसके बाद देख रहे हैं वो श्रवण कुमार नहीं है, पत्नी जो है सती सावित्री नहीं है। मतलब हमेशा
हो जा रहा है तो मैं तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पाल रखी थी। अब आप हमसे एक्सपेक्ट कर लीजिए, सबके मन में ये चीज बस जाए धारणा कि गुरुजी अब ऐसे हमको आजीवन पढ़ाते रहेंगे, आप सोचे ना कि हम आपका साथ छोड़ेंगे। तो जब साथ छोड़ेंगे तो दुख हो जाएगा ना। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है स्त्री की कुंडली में, शनि चंद्रमा की युति किसी भी भाव में हो। मैरिड लाइफ में ना छोटी छोटी बात इमोशन बनती है और दिल पे लगती है। और तब तो विशेष रूप से होगा जब ये सातवें भाव में ही बना है राजी जी। किसी अन्य भाव में होता तो एक्सपेक्टेशन उस भाव से लेता, सातवें में है तो सारी एक्सपेक्टेशन पति से ही ले रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रेडिक्शन है, समय के साथ समय की धारा में चलिए, एस्ट्रोलॉजिकली जो कुछ हो सकता है, विष दोष की शांति, मंगल की, वो सब उपाय कराइए, हुआ होगा इनका या मतलब जो कुछ भी होगा सलाह दी गई है वो अलग विषय है। लेकिन अब समय के साथ चलना है, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। यहाँ पर कुछ बहुत चीजें ठीक नहीं है, परेशानी वाली चीजें दिख रही हैं। सर सर, ये जो शुक्र शनि की युक्ति है, अगर ये नवमांश में चौथे भाव में अगर बनती है, तो फिर आपसे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, किस चीज की आशा रखेगा फिर वो? जैसे ही नहीं, आपने बोला यहाँ पे देखिए वो पहली लग्जरी चीज से तो परेशान ये कर रहा सुनिए, पहली चीज ये कि नौ लगन कुंडली में उस चीज की प्रॉमिसिंग आएगी तब नवमांश देखना है। सीधे नवमांश में यहाँ पर मंगल शुक्र बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज ना बनी होती तब इसका दुष्प्रभाव नहीं आना था। यानी हमेशा फ्रंट पे आपको लग्न रखना है। अब मुझे यहाँ पे है। चीजें गड़बड़ दिख रही हैं, तब मैं यहाँ जा करके इन्वेस्टिगेट करूंगा कि यहाँ से भी गड़बड़ है कि नहीं। लगन ठीक है, लग्नेश ठीक है, ये थोड़ा सा मंगल शुक्र की युति है गड़बड़। सर अगर सर ये खराब है, सपोज करो मांगलिक का, नीच का है, सब कुछ है, लेकिन सर ये शुक्र शनि की जो युक्ति है, ये सेम अगर नवे घर में होती, यहाँ पे नहीं होती, और नवे घर में नवमांश में फोर्थ हाउस में होती, तो क्या प्रिडिक्ट रहता, मैं ये पूछ रही हूँ सर। और देखिए, यहाँ पे होने का मतलब वैवाहिक जीवन पे ज्यादा दुष्प्रभाव, दूसरे में होता तो इसका असर मैं बताता हूँ। यह शनि और शुक्र की नवमांश में फोर्थ हाउस में होता। नौमांस में सर हो नवमांश चाहे में जहाँ हो, अब आप कोई कुंडली देख के पूछ रही हैं यानी कि, क्योंकि नौमांस नहीं के सर, चौथे नहीं में सर, आपको नहीं आ रहा और सब में आ रहा है। नहीं सर, आपने सुनिए, बोला नहीं सर, कुंडली कहीं भी उस होगा स्त्री सेम असर आएगा। नहीं, नहीं, अगर में ये अशुभ कम होता है, शुभ होने का। अगर यह योग सातवें में है स्त्री में तो भी असर डाल देगा, ठीक। क्योंकि एक वैराग्य है, एक भोग है। पुरुष की कुंडली में शुक्र शनि की युति कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उत्पन्न करता है, मतलब अनिच्छा उत्पन्न करता है, 2 4 6 महीने के लिए परेशानी देता है। क्योंकि पुरुष का पूरा बल ये शुक्र है और शनि नपुंसक ग्रह है। स्त्री में ऐसा असर नहीं देगा, उनके मतलब काम सुख काम इच्छा पे असर नहीं डालता है। लेकिन पुरुष में डालेगा, कुंडली के किसी भी भाव में हो। लेकिन सातवें में होगा तो विशेष रूप से, स्त्री में भी सातवें में आएगा तो चीजों को बिगाड़ तो देगा। क्योंकि शुक्र सिर्फ काम सुख नहीं है, प्रेम भी है। और शनि क्या है, उदासीन ग्रह है, प्रेम के प्रति उदासीनता। अगर यह नौमांस के चौथे भाव में बना तो अब देखिए, यह कोई उग्र योग नहीं है, कोई उग्रता इसमें नहीं है, थोड़ा ठंडापन देता है। नौमांस के चौथे में है तो व्यक्ति का हृदय थोड़ा प्रेम और काम वासना के लिए ठंडा रहेगा बस। मंगल और शुक्र की युति काम वासना को भड़काएगा, चौथे में जो आपने या किसी भी भाव में रहे। यानी योगों का निर्माण भावों पर भी निर्भर करता है। और हमेशा नौमांस कुंडली का लग्न लग्नेश और चतुर्थ भाव पीड़ित है, गड़बड़ है, तो उसी से नहीं भड़कना है आपको। पहले लगन में उस चीज को देख लेना, अगर लगन में यही चीजें अच्छी होती तो यहाँ नौमांस के बिगड़ने से चीजें बिगड़ने वाली नहीं थी अकेले।
यहाँ से कैरियर की प्रॉमिसिंग अगर लगन कुंडली में नहीं अच्छी है तो दशमांश अच्छा रहेगा तो भी नहीं अच्छा कैरियर मिलेगा। दशमांश अच्छा है तो क्या है, कैरियर का बेस थोड़ा मजबूत रहेगा, यानी आप पढ़े लिखे रहेंगे, अपने काम के जानकार रहेंगे, नौकरीहीन नहीं रहेंगे, 10-20 हजार कमाएंगे लेकिन लाख नहीं जाएंगे, क्योंकि दशमांश मजबूत है तो वो आपको बेस मजबूत दिया है, ज्ञान है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज यहाँ से आएंगी अगर इसमें योग राजयोग है तब। तो यहाँ पर परेशानियां नजर आ रही हैं। अब इनकी दशा पे थोड़ा चल लेते हैं। अगर विवाह के लिए देखा ही जाए, जैसे योग है गड़बड़ ही, लेकिन फिर भी देखा जाए किस दशा में क्या हो सकता है, क्या निकट में कोई दशा योग बन रहा है, समझने का प्रयास करिए। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर तीन लेके चलते हैं, ठीक। बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा, केतु का प्रत्यंतर। बुध की महादशा मई दो 9 मई 2024 से शुरू हुई है और केतु का अंतर चलेगा 29 जून तक। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर लिया हूं तो प्रत्यंतर प्रॉमिस नहीं कर रहा है, बुध तो प्रॉमिस कर रहा है, बुध की महादशा है, क्योंकि बुध 7वें में बैठा है। भाव में बैठा ग्रह भाव का फल दे सकता है, वो भी शुभ ग्रह है बुध, तो दे सकता है। तो बुध की महादशा प्रॉमिसिंग हो गई, बुध की अंतरदशा भी प्रॉमिसिंग हो गई क्योंकि बुध यहाँ पर है। तीसरा, बुध गुरु के नक्षत्र में भी है, गुरुपति का कारक होता है, स्त्री की कुंडली है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो प्रत्यंतर है केतु वाला, ये फेवर में नहीं है। ये जब प्रत्यंतर निकलेगा 29 जून को निकल जाएगा, तब बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा और शुक्र का प्रत्यंतर, शुक्र भी यहीं पर है, तब संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। और ये संभावनाएं कब तक चलेंगी? 29 जून 2024 से, जब तक संभावना शुरू होना तो आप निकाल लिए ऐसे, प्रत्यंतर दशा से निकाल रहे हैं, क्योंकि महादशा और अंतरदशा में तो लगातार चल रहा है, यहां तक चलेगा ना। बुध की महादशा और बुध की अंतरदशा यहाँ पर तो लगातार आपको मिल रही है ना, यहाँ तक मिल रही है। प्रत्यंतर में हमें डिसाइड करना है, तो जहां से योग शुरू हो, जैसे बुध में शुक्र का प्रत्यंतर 29 जून 2024 से लेना, आप कहाँ तक है, जहां सप्तमेश की प्रत्यंतर दशा ना आ जाए। सप्तमेश का प्रत्यंतर आएगा जनवरी 2026, जनवरी नहीं जून 2026 तक है, इसमें शुरू होने का समय दिया रहता है पराशर में। तो विवाह का जो योग बन रहा है जून 2024 से जून जून 2024। 2026 के बीच में। अब इसमें भी प्रिडिक्ट करना हो कब, अभी गुरु का गोचर कहाँ चल रहा है, वृषभ राशि पे। अगले साल गुरु का गोचर कहाँ हो जाएगा, मिथुन राशि पे। जब ओहो। मिथुन राशि पे गुरु जाएगा तो 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि यहाँ पर डाल देगा। तो जब अगले साल बृहस्पति यहाँ होगा तब संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि उस समय प्रत्यंतर दशा में यहाँ ध्यान दीजिएगा चंद्रमा चलेगा। बुध तो है बुध की महादशा अंतरदशा, प्रत्यंतर में चंद्रमा आएगा जनवरी 2025 से, और वह चंद्रमा भी यहाँ बैठा है, तब गुरु की दृष्टि भी रहेगी। सबसे प्रबल संभावना जनवरी 2025 से लेकर के जब तक बृहस्पति की दृष्टि गोचर में रहेगी तब तक के लिए है, जनवरी 25 से जनवरी 26 तक संभावना फिर रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के अगले साल का ही योग निकल के सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यह नहीं वादा कर सकते कि उस समय विवाह होगा ही, क्योंकि विवाह में देरी के रूप में और विवाह के बाद समस्या के रूप में किसी भी प्रकार से चीजें घटित हो सकती हैं। अच्छा, इनको अगर उपाय बताया जाए, क्योंकि चर्चा हो रही है, तो उपाय आप सीखे। हालांकि ये जिसकी भी कुंडली है, इन्होंने संपर्क किया था तो सारे उपाय कराए गए हैं।
लेकिन अगर आपको उपाय बताना होगा तो इसमें क्या क्या डिसाइड करेंगे? शनि चंद्रमा का विष दोष शांति कराएंगे और मंगल का कराएंगे। हम्म। इतना पर्याप्त है, वैसे कराने को तो बहुत कुछ कराया जा सकता है, लेकिन जो मेन बाधा है उसी का बताइए, क्योंकि बहुत सब बता भी देंगे और योग खराब ही है, नहीं होगा तो अगला व्यक्ति। इसलिए मुख्य चीजों को, शनि चंद्रमा का विष दोष शांत, मंगल का दान वजन के बराबर। अब बताइए, अब यहाँ पर कोई कहे मंगल कारक ग्रह है तो काहे दान करें, तो बेवकूफी वाली बात है। जितनी हम्म, अच्छाई देना है इसे, उससे ज्यादा गड़बड़ी लेके बैठा है। पीड़ित इसको इसको पीड़ित मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 12वें भाव में है, नीच राशि में है, उग्र नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र में है, कहाँ अच्छा है? अच्छा, कोई भी ग्रह अच्छे और बुरे का निर्णय, हर ग्रह अच्छा और बुरा दोनों फल देता है। कैसे हम करेंगे निर्णय कि यह ग्रह की 10% अच्छाई हम लेना ले लें कि 90% बुराई के लिए दान कर दे, कारक है तब भी। यह निर्भर करता है कि आपके जिंदगी में उस समय महत्वपूर्ण क्या है। इस कन्या के जीवन में विषय विवाह का ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा वर्तमान में, या जब विवाह का समय आ ही गया है, ढूंढ ही रहे हैं, तो मौके पे विवाह देखा जाए कि ये देखा जाए कि मंगल भाग्य का स्वामी है तो कमजोर हो जाएगा? दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है करंट में? जैसे वाह। किसी को संतान के लिए मान लीजिए पहना दिया गया ओपल, और ओपल जो है, शुक्र जो है उसके लगन का मित्र नहीं आ रहा है या शुक्र गड़बड़ ही है, लेकिन ये दिखाई पड़ा कि संतान के लिए ओपल पहनने से लाभ मिलेगा, तो भले ही वह गड़बड़ है। जैसे किसी पुरुष की कुंडली में गड़बड़ आया, शुक्र वीक आया, शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, आईवीएफ वगैरह के लिए जा रहे हैं, या जो कुछ भी है, तो ये हुआ कि स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो शुक्र को बलवान करने से ही बढ़ेगा, तो पहना दिया गया। हालांकि वो उनकी कुंडली से स्टोन नहीं बनता, तो वहां पे यह उपाय किसी पर्पज की पूर्ति के लिए किया गया। तो कभी कभी उपाय आपको किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देना पड़ता है, वहां पे कारक मारक से मतलब नहीं है। वैसे यहाँ मंगल का दान करना भी भाग्य को बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल है अशुभ, फंसा हुआ है। चलिए दूसरी कुंडली ले लीजिए। 21 जनवरी 1941, 21 जनवरी 1941। बर्थ टाइम है 3:25। यहाँ जो मैं बर्थ टाइम बोलता हूँ वो आप मान के चलें कि 24 आवर्स के फॉर्मेट में होता है। आगरा। वृश्चिक लगन की कुंडली बन रही है। इनका जो वैवाहिक जीवन है, विश्लेषण करिए। इनका वैवाहिक जीवन ठीक था, पहले बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे कारण ढूंढ लेना है कि क्या चीजें मिल गई होंगी तो वैवाहिक जीवन इनका ठीक चल गया, और क्या ना रहा होता तो गड़बड़ हो जाता। पहले हम मंगल को ही देखते हैं। विवाह के संदर्भ में मंगल लगन में बैठा है, मांगलिक है, लेकिन मंगल स्वराशि का है तो थोड़ा सा दोष हल्का हुआ, खत्म नहीं होगा, जाने रहिए। मैं ये नियम भले बनाए दिए हैं कि यहाँ पे मेष का हो, वृश्चिक का हो,
वो तो उग्रता वही रहती है, अपने घर का होकर के कोई अपने घर में थोड़ा बात कम मचाता है। तो भाव ठीक हो जाता है तो दृष्टि पे भी असर पड़ता है। तो मंगल यहाँ पे मांगलिक बना रहा। दूसरे कारण पे आ जाइए, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में है, पीड़ित वगैरह तो नहीं मुझे लग रहा है। द्वितीय भाव में है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की राशि में है, और जिसकी राशि में है वह इसे वापस देख रहा है, गुरु। तो शुभ ग्रह की दृष्टि भी बोल सकते हैं है। तो भाव और भावेश ठीक है। अब यहाँ पर जो भाव है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि। हुआ क्या कि इनका गुण अच्छे से मिला था विवाह के समय, और मांगलिक लड़की से विवाह हुआ। यहाँ पे जो सबसे मेन बात कवर कर ली गई, अगर नॉन मांगलिक से विवाह होता तो रिश्ता काफी तनावपूर्ण हो जाता। मंगल यहाँ पे था और सारी चीजें नगण्य हैं, सप्तमेश में गड़बड़ी ही नहीं है। सिर्फ अगर कहीं गड़बड़ी है तो मंगल में है। थोड़ा मांगलिक दोष, दृष्टि, इसे मैनेज कर लिया गया, मांगलिक से विवाह किया गया, ग्रह मैत्री अच्छी थी, रिश्ता अच्छा चला। लगन भी यहाँ पर ठीक है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह है, तीन तीन शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस है, चंद्रमा है, गुरु और शुक्र की दृष्टि है। अकेले शनि की दृष्टि क्या करेगी, केतु की दृष्टि क्या करेगी, गुरु और शुक्र भी तो बैलेंस कर दे रहे हैं। बैलेंसिंग भी देखा करिए। तीन शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, और दो क्रूर ग्रहों का इन्फ्लुएंस है। लगन भी ठीक है, तो मांगलिक से इनका विवाह रिकमेंडेशन हो जाए, बस काम ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रही है कि कुछ चीज खराब है, विशेष गड़बड़ी नहीं है। ऐसे में जब भी देखिए मिलान करना हो, जैसे ये मांगलिक हो गए। अब इसी कुंडली का थोड़ा सा सिस्टम चेंज करते हैं, ये इसको वीक करते हैं कुंडली को। मांगलिक हो गए। दूसरा हम क्या करते हैं, शुक्र को ले आते हैं यहाँ पर लाभ भाव में। शुक्र को भी कमजोर अब हो गया ना, कमजोर नीच राशि में हो गया, कमजोर हो गया। और यहाँ पे रख देते हैं शनि को। अब शनि की तीसरी दृष्टि भी पहुंच गई। अब कुछ कारण बन रहे हैं परेशानी वाले कि नहीं, बन गए। और मान लीजिए इनका विवाह नहीं हुआ है, मिलान के लिए ये पूछ रहे हैं कि पंडित जी ऐसा मिलान बताइए मिले कि विवाह ठीक हो जाए, क्योंकि कुंडली से कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो आप क्या क्या देखेंगे, इनका मिलान किस प्रकार की कुंडली से किया जाए? पहले नंबर पे आप क्या ढूंढेंगे अगली कुंडली में, मांगलिक। पहले में मांगलिक, ठीक। दूसरे में क्या ढूंढेंगे, सप्तम भाव मजबूत हो, क्योंकि इसमें कमजोर है। कभी कभी गाड़ी चलाइए, एक टायर पंचर है तो कम इफर्ट लगेगा, दो का दोनों पंचर हो गया तब धक्का लग। मोटरसाइकिल है मान लीजिए, एक पंचर हुआ है, हाथ से ढकेलना है, कम इफर्ट लगेगा, परेशानी तब भी रहेगी। लेकिन दोनों पंचर हो गया तब। तो अगले में सातवें भाव को पीड़ित नहीं होना चाहिए। यानी भाव में कोई उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र का ग्रह, नीच का ग्रह, ये सब विष्णुमांस वगैरह ना मिले, ना भावेश हो ये। और ये दो मिलाने के बाद, अगर ये मांगलिक ना होते तो मांगलिक ना लेते, हम वहां पे सिर्फ भाव की मजबूती लेते। दूसरी चीज, इन केसेस में अगर किसी एक की कुंडली गड़बड़ लग रही है तो अगले में नवमांश का लग्न और चतुर्थ, ये दुरुस्त लीजिएगा। ये चीज दुरुस्त होनी चाहिए। मान लीजिए ये कुंडली है ए नामक व्यक्ति की, इसकी कुंडली में विवाह के योग, विवाह के सुख के योग कमजोर हैं। तो ये नौमांस कुंडली किसको बताती है, इसके पत्नी को, इसके जीवन साथी को बताती है। तो अगर यहाँ भी योग कमजोर हो गए तब तो गई भैंस पानी में। यानी नौमांस का लग्न और चतुर्थ,
अगले की कुंडली में मजबूत हो। इसमें तो जो होगा, जो आया है मिलान के लिए, वो तो वही रहेगा। अगले में नवमांश का लग्न लग्नेश अच्छा हो, शुभ इन्फ्लुएंस में हो, चतुर्थ भी हो, इस प्रकार से मिलान, और गुण अच्छे मिले हों, 10-12 गुण ना मिले हों, तो विवाह चल सकता है। आज इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। इधर हम प्रयास कर रहे हैं पूरा रेगुलर क्लास देने के लिए, कि अब से लेके 25 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे दिया जाए, क्योंकि 25 तारीख, 25 जून से 1 जून के बीच में कहीं घुमाने टहलाने ले जाना पड़ सकता है बच्चों को, फिर स्कूल खुल जाएगा जुलाई से। चलिए, धन्यवाद।